बीच में शोएब इकबाल साहब खिताब करेंगे। ये सीधी तस्वीरें दरअसल आप देख रहे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं। नमाज के बाद लोग इकट्ठे हुए हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सबसे पहले आपको सुना देते हैं। हाथ उठाकर मोदी को पता लग जाएगा जोर से। अरे दोनों हाथ उठाओ ना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे दरअसल दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें थी। 1 बजे वहां पर नमाज होती है और नमाज के बाद एहतजाज करने के लिए लोग वहां पर जुटे थे। नारेबाजी वहां पर की जा रही थी। तो शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालफत में आज दिल्ली में होने वाले मार्च का ऐलान जमीयतुल उलमाए हिंद समेत तकरीबन दर्जन भर मुस्लिम तंजीमों ने किया। तशद्दुद के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने सख्त बंदोबस्त भी किए हैं। पुरानी दिल्ली के हसास इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। पुलिस सिविल ड्रेस में भी तैनात की गई है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में आज लेफ्ट पार्टियों की तलबा तंजीमों का भी मुजाहरा है। आयसा और एसएफआई तलबा यूपी के तशद्दुद में 19 लोगों की मौत पर यूपी सीएए और एनआरसी की मुखालफत में हुए एहतजाज पर कौमी अक़लियती कमीशन के सदर गयूरुल हसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जान किसी की भी जाए अफसोस होता है, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। गयूरुल हसन ने कहा कि जहां जहां तशद्दुद हुआ और लोगों की हलाकत हुई, हम लगातार अफसरान के राब्ते में हैं। गयूरुल हसन से बात की हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शेब रजा ने। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो मुजाहरे हुए उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर वहां कई लोगों की जान भी गई है। हमारे साथ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन साहब मौजूद है। गयूर साहब, आप यूपी गए भी थे और तमाम चीजों को देख भी रहे हैं। कमीशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है? कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, कमीशन को जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ जगह से ऐसी शिकायत आई है कि जहां पर यह कहा गया है कि पुलिस ने वहां ज्यादती की है। कमीशन उन जिलों के अधिकारियों, डीएम और एसपी से लगातार बात कर रहा है और कमीशन देख भी रहा है कि अगर कहीं ऐसी ज्यादती पाई जाती है तो निश्चित रूप से कमीशन वहां जाएगा और कमीशन जांच भी कर सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग 20 से 21 लोग जो लोग मर गए इस हिंसा में, पहली बात तो हिंसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं कहा जा सकता। और जहां तक सीए का सवाल है वो उसमें किसी भी तरह से कोई भी भारतीय नागरिक के विरोध में नहीं है। तो उनको या तो बहकाया गया या उनको गलत तरीके से समझाया गया कि सीए जो है वो अल्पसंख्यक विरोधी है, खासकर मुस्लिम विरोधी है। इससे बचा जाना चाहिए था, इससे बचा जा सकता था। लेकिन यह है कि लोगों को एक बहका करके हिंसा की आग में झोंका गया, जिसका अंजाम यह हुआ कि 21 लोगों की जान चली गई। निश्चित रूप से जान किसी की जाए दुख का विषय है। कमीशन इस पूरे मामले को, पूरे देश में जहां जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, उस मामले को देख रहा है और गंभीरता के साथ देख रहा है। आप लोगों की कोई टीम जाएगी क्या, खास तौर पर क्योंकि दिल्ली से नजदीक है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जहां ज्यादती हुई है। लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो इस उम्मीद में हैं कि कोई उनके पास आए, उनसे बात करे, वो अपनी बातों को रखे। मीडिया का भी एक जो बड़ा पक्ष है उस तरह से नहीं दिखा पा रहा उन चीजों को। तो इन चीजों को लेकर कम से कम कमीशन क्या पहल कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कमीशन सीरियस है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इन सब जो जितनी भी हिंसा हुई है इसको लेकर कमीशन सीरियस है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक तरह से लोगों को बहकाया गया कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, और एक ऐसी हवा बनाई गई कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ सीसीए है ना किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ है। लेकिन माहौल बना करके और जानबूझ करके उनको हिंसा में झोंका गया। उससे बचना चाहिए था। लेकिन अब जब इतनी हिंसा हो गई है तो कमीशन उस चीज को देखा और जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से कमीशन जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो गयूर साहब, जिनका ये कहना है कि जल्दी ही हो सकता है एक टीम भी दौरा करे इन तमाम जिलों का जहां पर इस तरह की जो खबरें आ रही है, जहां से लोगों के मारे जाने की खबर है, और इस पूरे मामले पर निगाह बनाकर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन रखे हुए हैं। लेकिन कई लोग यकीनन कई तरह के सवाल भी खड़े करते रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से भी साफ ये तमाम चीजें होगी और कम से कम आगे कोई किसी तरह का भी किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तशद्दुद ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा।
कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रसा। उत्तर प्रदेश में पुलिस इंतजामी अलर्ट मोड पर है। 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ था। लिहाजा इस बार पुलिस काफी एहतियात भी बरत रही है। पुलिस और इंतजामिया ने जगह जगह पीस कमेटियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान अमन सुकून बनाए रखने की अपील की गई है। लखनऊ में एसएसपी की हिदायत पर सभी थानों की पुलिस ने पीस कमेटियों के साथ मीटिंग की। सहारनपुर में भी पुलिस इंतजामिया मुस्तैद नजर आई। पुलिस के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में सहारनपुर में फ्लैग मार्च भी किया गया। बागपत में भी अमन कमेटी की मीटिंग की गई। ललितपुर में भी अफसरों ने मोर्चा संभाला और जुमे की नमाज को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही अमन चैन बनाए रखने की अपील की गई। मुरादाबाद में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इसके जरिए लोगों से कानूनी नज्म व नस्क बनाए रखने की अपील की। तो उत्तर प्रदेश के 14 जिला में दरअसल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। जिस तरह से हमने देखा था तो अलग अलग जिलों से तशद्दुद की खबरें आई थी, इसलिए कुछ जगहों पर इंटरनेट को बंद किया गया है। शामली में आज शाम 4 बजे तक के लिए इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा बुलंदशहर में 28 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है। आगरा में आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दी गई है। संभल में अगले हुक्म तक इंटरनेट लगातार मुत्तसिल रहेगा। 28 दिसंबर तक बिजनौर के लिए भी इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। शामली में भी इंटरनेट को बंद किया गया है। बात अगर सहारनपुर की करें तो अगले 48 घंटे तक इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है। मुजफ्फरनगर में 18 दिसंबर से इंटरनेट बंद है, अभी भी बंद है। फिरोजाबाद में 20 तारीख से इंटरनेट बंद है, जो अभी भी बंद है। मेरठ में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद में आज रात 10 बजे तक इंटरनेट खदमात बंद रहेगी। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि कानपुर में आज रात 9 बजे तक इंटरनेट खदमात को बंद किया गया है। अलीगढ़ में शाम 5 बजे तक इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ सीतापुर में अगले हुक्म तक के लिए इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया है। कानपुर में आज रात 9 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। अलीगढ़ में भी आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया है। यूपी की डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि 20 से 22 जिलों में एहतियात के तौर पर इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर कसीर तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि यूपी में तशद्दुद के दौरान पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई पर एसआईटी जांच कमेटी तश्कील की गई है ताकि कोई बेकसूर फंसे ना। डीजीपी से बात की हमारे रिपोर्टर लोमस झा ने। हिंसा के बाद पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और आज को लेकर के क्या प्लान है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद मौजूद है बात करने के लिए। ओपी सिंह सर, क्या आज को लेकर के प्लान है? बताया जा रहा है कि कई जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और पुलिस बल काफी तैनात की गई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। फिर भी हमने एहतियातन के तौर पे स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट किया है अपने फोर्स का। रैपिड एक्शन फोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या क्विक रिएक्शन टीम्स हो या हमारी पीएसी हो, उन सबों की टुकड़ियाँ सभी संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग कर रही है। हमारे फील्ड कमांडर्स जो हैं वो भी उनके साथ लगे हुए हैं। और कल दिन भर हम लोगों ने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स किया। उसके अंतर्गत हमने सभी थानों को निर्देश दिया था कि अपने अपने क्षेत्र में वो पीस कमेटी की मीटिंग करें, विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलें, 1 to 1 बात करें, उनको कलेक्टिवली समझाने की कोशिश करें कि हिंसात्मक कार्रवाई उनके लिए और पूरे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और उन सबों ने इस बात को सराहा है। साथ ही साथ तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने इस प्रकार की मीटिंग की है। और पूरे प्रदेश में जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम किया गया उसका बहुत ही व्यापक असर पड़ा है। हमने प्रिंट करके पर्चे बांटे कि किस प्रकार हम कानून की व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने सोशल मीडिया पे, जैसा आपने कहा, हमने 21 या 22 ऐसे जनपद हैं जहां हमने एहतियातन तौर पर, कोई हमारा स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं सर्कुलेट हो या अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, इन सबों को मद्देनज़र देखते हुए हमने प्रिवेंटिव एक स्ट्रैटेजी बनाई है। और यही कारण है कि हमने सोशल मीडिया और ख़ासकर इंटरनेट को कुछ समय के लिए टेम्परली हमने बंद किया है, जो बाद में हम उसको रिव्यू करके चालू करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बेसिक पुलिसिंग जो है, जो हमने बेसिक पुलिसिंग किया है कि हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज जो करना है, पेट्रोलिंग निरंतर होना है, उन सभी संवेदनशील स्थानों पर जाकर देखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हमने 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से और
एक आदेश के माध्यम से हमने कहा कि प्रत्येक प्रभावित जनपदों में जहाँ जहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं वहाँ हम SIT का गठन कर रहे हैं और उस SIT को एक SP रैंक का ऑफिसर हेड करेगा, जो जितने भी मुकदमे इस पूरे प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए हैं उसको वो देखेगी कि कैसे हम एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे कलेक्ट किया जाए, और एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस होगा जिसमें कोई भी स्कोप नहीं होगा कि निर्दोष व्यक्तियों को हम गिरफ्तार करें, लेकिन दोषी किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएं। सर, देखने में आया है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे संगठन है वो अभी भी सक्रिय है, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह की सख्ती की जाएगी? देखिए, हमने उन सभी संगठनों को, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चिन्हित किया है जिनके मेंबर्स कुछ हद तक एक्टिव होकर इस प्रकार का काम किए हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टी हो चाहे संगठन हो। जैसे मैं PFI की बात कर रहा हूँ कि PFI के हमने 20 से ज़्यादा एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मैसिव लिटरेचर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स को हमने सीज़ किया है जिसका डेटा एक्सट्रैक्शन हम करने जा रहे हैं, और उनसे हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिले हैं। और उनके इंटरोगेशंस, जो सस्टेन इंटरोगेशन हमने किया, उस इंटरोगेशन से हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जितने भी संगठन हैं उनको हम चिन्हित कर चुके हैं, उनके मेंबर्स को जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उनको हमने गिरफ्तार कुछ को किया है और कुछ को गिरफ्तार हम करेंगे, लेकिन किसी भी दशा में हम समाज के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। सर, आखिरी सवाल ये उठ रहा है सर कि कश्मीरी जो पत्थरबाज है उनकी भी बात आ रही है, और साथ ही बताया जा रहा है कि ISI के फंडिंग के बाद ही उत्तर प्रदेश में इस तरह का बवाल बढ़ा है। देखिए, सभी विवेचना का विषय है, जैसे जैसे विवेचना होगी बहुत सारे तथ्य आएंगे, उन सब फिर उनको मैं शेयर करूंगा आपसे। ये थे उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह, जो कि बता रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयार हैं वो किसी भी तरह के अफवाहों से निपटने के लिए, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए। कैमरामैन बाबूलाल के साथ लोमस, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की दारुल हुकूमत रायपुर में 3 रोजा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह कांग्रेस सदर राहुल गांधी और CM भूपेश बघेल ने किया। इस तकरीब में छत्तीसगढ़ सरकार का कैलेंडर भी जारी हुआ, जिसकी थीम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ रखी गई है। साइंस कॉलेज मैदान में मुनाकिद प्रोग्राम में 6 ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, युगांडा, बेलारूस और मालदीव और 25 रियासतों के तकरीबन 1800 कबायली फनकार इकट्ठा हुए थे, जो 3 दिन तक अपना फन का मुजाहरा करेंगे। कबायली महोत्सव को लेकर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। हर जात को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात है, आप जो करना चाहते हो करो, मगर जब तक आप इस देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक इस देश के सब लोगों की आवाज विधानसभाओं में, लोकसभा में नहीं सुनाई देगी, तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में किया जा। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार में, छत्तीसगढ़ को चलाने में आपकी आवाज सुनाई दे और आपके जो विचार हैं वो शामिल किए जाएं। खुशी से मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आवाज सरकार में सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ मिलकर काम कर रही है। साल फरवरी में असेंबली इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज हुई मीटिंग में इलेक्शन कराने पर तबादला ख्याल किया। इस अहम मीटिंग में हिफाजती इंतजामात, आखिरी वोटर्स लिस्ट को शाया करना और इंतखाबी इंतजामात पर बातचीत हुई। मीटिंग में दिल्ली के CEO, चीफ सेक्रेटरी और मरकजी हुकूमत की जानिब से कई सीनियर अफसरान शामिल हुए।
मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान इन दिनों कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की जद में है। दिल्ली में मुसलसल कम होते दर्जा हरारत के साथ कपकपाने वाली सर्दी हो रही है। दिल्ली में दिसंबर की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठंड का आलम यह है कि 1901 के बाद दूसरी मरतबा ऐसा हो सकता है कि जब दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी हो रही हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल के आखिरी दिन तक दिल्ली के दर्जा हरारत में और कमी आ सकती है। दिल्ली में जुमे को मिनिमम टेम्परेचर 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मामूल से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। कई जगहों पर दर्जा हरारत जमा देने के बहुत करीब पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड से मामूलाती जिंदगी पर भी असर पड़ा है। जोधपुर के लोहावट समेत पूरा मारवाड़ सर्द हवाओं की जद में है। ठंड के सबब दर्जा हरारत सब जमा देने वाले पॉइंट के नजदीक पहुंच चुका है। वहीं जयपुर के आमेर कड़ाके की सर्दी की वजह से बर्फ जम गई। आमेर इलाके में कड़ाके की ठंड के सबब गाड़ियों पर बर्फ की परत भी जम गई। वहीं करौली में कोहरे के साथ साथ दर्जा हरारत ने खेतों में लहला रही फसल को भी अपने आगोश में ले लिया। ड्राइवर्स को रोड पर अपनी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। इधर बीकानेर में भी दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। बीकानेर में सुबह गाड़ियों के शीशों पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई, तो सीकर के फतेहपुर में दर्जा हरारत नीचे दर्ज किया गया। फतेहपुर एग्रीकल्चरल रिसर्च पर -3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया गया। और सीधा हिमाचल के शिमला आपको लिए चलते हैं, चूंकि भाजपा सरकार के 2 साल वहां पर मुकम्मल हुए हैं। वहां पर अमित शाह खिताब कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा काम आजादी के कई सालों बाद लगभग 70 के दशक से भारत भ्रष्टाचार की बात सुनता आया था, और ये 10 साल की कांग्रेस की जो सरकार बनी, मनमोहन सिंह की 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार जैसे आम शब्द हो गया। वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6 साल हो गए, हमारे दुश्मन भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। ढेर सारे नए कानून, नए निर्णय करके देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, और हम आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसका रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया। बहुत सालों से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हम स्थगित थे। एक ही 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन को बढ़ाने का काम किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार जब हम जनता का आशीर्वाद लेने मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर आएंगे मित्रों। और हिमाचल के लिए भी यही लक्ष्य रखा है। पहली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई जयराम ठाकुर के नेतृत्व में। मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री आशीर्वाद देने आए। उन्होंने सभी उद्योगपतियों को कहा, ये हिमाचल तो मेरा अपना है, बेखौफ होकर इन्वेस्टमेंट करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मित्रों, 85,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए, और ये 85,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। मैंने देखा था स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं का कि ये तो कागजी कार्यवाही है, कागजी कार्यवाही है। अभी 3 महीने भी नहीं हुए। कितने महीने हुए जयराम भाई? 2 महीने ही समाप्त हुए, कुछ दिन हुए हैं। 85,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपए का आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज अभी दोपहर को होने जा रहा है। 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर 2 महीने से कम समय के अंदर उतारना,
ये बहुत कठिन चीज है। मैंने भी राज्य सरकारों का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से भाई जयराम ठाकुर को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिमाचल के विकास के लिए नए आयाम जोड़े, ढेर सारी नई योजनाएं चालू करी। इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर उन्होंने जो जनमंच कार्यक्रम किया है इसका जरूर मैं साधुवाद देना चाहता हूं। 42,000 से ज्यादा जन शिकायतें प्राप्त हुई 18 कार्यक्रमों में, और इसकी 88% शिकायतों का निपटारा जनमंच के माध्यम से कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी, वो लोगों के साथ संवाद करने वाली सरकार है, लोगों को सुनने वाली सरकार है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि चाहे हिम केयर योजना हो, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, या हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना हो, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो, या बागवानी की आय 2 गुना करने का लक्ष्य हो, हर क्षेत्र के अंदर ये हिमाचल सरकार आगे बढ़ रही है। और हिमाचल वालों को तो मैं कहना चाहता हूं, ढेर सारे राज्यों को ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि आपका तो ऐसा है भाई कि नैनीताल में खाने जाए और मां परोसने बैठ जाए। मोदी जी का विशेष लगाव रहा है हिमाचल के लिए, और इसलिए मोदी जी पहली टर्म में जब प्रधानमंत्री बने तुरंत ही उत्तर पूर्व के क्षेत्रों की तर्ज पर जो कांग्रेस पार्टी ने 60-40 का अनुपात कर दिया था, मोदी जी ने फिर से हिमाचल के विकास के लिए केंद्र का अनुदान 7% से बढ़ाकर 90% कर बहुत बड़ी गिफ्ट, बहुत बड़ी सौगात हिमाचल के भाइयों बहनों को दी। रोहतांग टनल, इसको अटल जी के नाम से कर आगे बढ़ाया गया, और कभी कोई नहीं सोचता था कि ये टनल समाप्त हो जाएगी। 21 जनवरी को नड्डा जी यहां बैठे हैं, बड़ी पसोपस में थे, वो स्वयं मंत्री थे, और हिमाचल के लिए आग्रह से कहना थोड़ा संकोच भी होता है कि मेरे राज्य के लिए बात करता हूं, मगर वो गए मोदी जी के लिए और कहा कि साहब मेरा राज्य छोटा तो है, मगर पहाड़ी राज्य है, दिक्कतें स्वास्थ्य की बहुत है, एक एम्स यहां पर हो जाए तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और मोदी जी ने तुरंत कहा, झिझक के मत, एम्स ले जाइए, और 2019 में इसका भूमि पूजन भी हो जाए। एनडीआरएफ बटालियन, कई बार भूस्खलन होते हैं, कई कुदरती आपदाएं आती हैं, इसके लिए एक केंद्र द्वारा एनडीआरएफ बटालियन भी स्वीकृत कर लोगों की जान बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 9500 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट लिए, और नेशनल हाईवे के लिए तो मैं मानता हूं हिमाचल ने मोदी जी को हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। कोई राज्य के अंदर 69 नेशनल हाईवे नहीं दिए गए, यहां पर लगभग 70-69 नेशनल हाईवे दिए, जिसमें से 58 का डीपीआर जयराम ठाकुर जी ने समाप्त कर दिया है। तो हिमाचल के शिमला की ये तस्वीरें थी, जहां पर 2 साल भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल कर लिए हैं। अमित शाह जो कि वहां पर मौजूद थे, जो खिताब कर रहे थे, साथ ही साथ वहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। देखा कि अमित शाह किस तरह से पिछले 2 साल की हुसूलियाबियां जो हैं वो गिना रहे थे, और बता रहे थे कि किस तरह से जो तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ है हिमाचल प्रदेश, और उससे पहले किस तरह के हालात राज्य के, रियासत के थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।